और बताइए सेकंड क्या था? क्लियर? उपनिवेशवाद के चरण। फिर क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन। क्या था? फ्रीडम मूवमेंट, है ना? फ्रीडम मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन। फिर क्या था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद का स्थिति क्या है। क्लियर? 1947 से लेकर 1965 तक। इसी 4 टॉपिक्स में हमें अध्ययन करना है सभी का। तो 18th सेंचुरी में क्या महत्वपूर्ण बातें थी? 2 स्टेजेस थे इसके। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1705। ठीक है। तो इसमें जो डिस्प्यूट है, मतलब क्या 18th सेंचुरी एज ऑफ डार्कनेस था, क्या अंधकार का युग था, क्या आर्थिक दृष्टिकोण से पतन का काल था, या समृद्धि का काल था? जो डिस्प्यूट है इस पर। तीसरा जो पॉइंट इसमें बनता था, क्या बनता था कि मराठे भी शक्तिशाली थे, तो वो अंग्रेजों का विकल्प या मुगल सत्ता का विकल्प क्यों नहीं बन पाए? ये भी डिस्प्यूट बनता है ना कि शक्तिशाली थे, बाजीराव प्रथम केवल 500 लोगों के साथ दिल्ली चले जाते हैं, धावा बोल देते हैं। ठीक है, तो मुगल सत्ता अगर कमजोर थी तो मराठे उसका विकल्प क्यों नहीं बन पाए? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और 18वीं सदी पे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंधकार का युग कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। आपको क्या स्टैंड लेना है? अंधकार का युग नहीं था। ठीक है, क्या था? क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका उदय हुआ, जैसे अवध हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, क्या छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है ना? ऐसा नहीं था कि अवध पिछड़ा हुआ था। अगर पिछड़ा हुआ था तो आपने नियंत्रण क्यों किया? बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने स्थापित किया, तो आपने नियंत्रण तभी किया जब देखा आपने कि क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न है। आप देख रहे थे कि यहाँ से क्या है, सूती बस का निर्यात हो रहा था, चावल जा रहा था, अफीम जा रहा था, तो क्या था, आपको बहुत ज़्यादा सोना चांदी लाना पड़ता था, तब आप उन वस्तुओं को ले आते थे, उसके बदले में सोना चांदी देना पड़ता था। तो आपने इस स्थिति को देखा ना कि हम यहीं पे अगर नियंत्रण कर लें, व्यापारिक नियंत्रण कर लें, तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। तो इसी से प्रेरित होकर जो भी उपनिवेशवाद के चरण हैं वो किससे प्रेरित थे? आर्थिक शोषण से या आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। ठीक है, सेकेंड चरण में क्या आया था? और यहीं पे आपने भी देखा ना कि यूरोपीय कंपनियां कैसे कैसे आई, फिर कैसे कैसे कर्नाटक युद्ध हुआ, कैसे शक्तिशाली हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्लासी और बक्सर का युद्ध। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये चाहते थे व्यापारिक एकाधिकार के साथ हम आगे बढ़े, क्या करें, राजनीतिक एकाधिकार को बढ़ें। ठीक है ना? और ये भी देखिए, जब हम अभी पढ़ाएंगे आपको सोशल कल्चर में, उसमें 4 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं था कि बंगाल को एकदम जीत के अपने मिला लिया। क्या किया इन्होंने? ये जानते थे कि हम नए नए अभी आए हैं। ऐसा तो था नहीं कि फ्रांसीसी कंपनी चली गई थी, डच चली गई थी, कहीं कहीं तो वो थे। और फिर ये भी इनको था कहीं मुगल, अभी भी ऐसा नहीं था 1857 में जाके मुगल सत्ता समाप्त होती है ना, बहादुर शाह जफर अंतिम में रहते हैं ना। तो इनका ये सोच रहे थे अगर हम अभी बंगाल को मिला लेंगे अपने में प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होगा, एक विद्रोह हो सकता है। मुगल सत्ता क्या कर सकती है, सारे शासक जो मिलकर क्या हमारे विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत केवल राजनीति क्या कठपुतली नवाबों की स्थापना किया, चाहे मीर जाफर रहे हो, चाहे मीर कासिम रहे हो, क्या थे, कठपुतली नवाब की भूमिका निभाए। प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, क्यों? सोची समझी रणनीति के तहत। ठीक है, आप पढ़ेंगे 1765 में दैव शासन आता है ना, क्लाइव ने दैव शासन लागू किया था बंगाल में। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम, उसमें क्या था, उसमें उसने वित्तीय अधिकार अपने पास रखे और प्रशासनिक अधिकार किसको दे दिए, नवाब को। यानी महत्वपूर्ण चीजें अपने पास रख ली और उत्तरदायित्व किस पे थोप दिया, नवाब। ठीक है ना? तो ये सोची समझी रणनीति के तहत प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया अंग्रेजों ने बंगाल में। ठीक है, अब आप देखेंगे जब सेकेंड स्टेज आएगा कॉलोनिज्म का, तो कौन सा है, 1813 से 1857,
वहाँ पे इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब यहाँ से इन्होंने प्लासी बक्सर के बाद बंगाल के राजस्व पर अधिकार किया, ज़्यादा से ज़्यादा धन लिया, तो क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में 1760 के बाद। तो वहाँ से क्या हुआ? उद्योगों की स्थापना हुई। तो अब उनका मुकाबला भारतीय वस्त्र उद्योग से होना था, क्योंकि निर्यात वस्त्र का हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में। तो उन्होंने क्या किया? भारतीय वस्त्र पे ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर लगाए, ठीक है ना। बुनकरों को हतोत्साहित किया, ठीक है ना, कि कम दाम में हमें दें। और धीरे धीरे क्या हुआ? इन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया, बुनकरों ने कपड़ा बुनाई का काम छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? ये कृषि पे ज़्यादा चले गए। तो भारत को जानबूझकर क्या किया गया? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बना दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया? 1813 में उसी समय क्या किया? शिक्षा में परिवर्तन किया। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर प्रत्यक्ष अधिकार कर रहे हैं तो उसके सोसाइटी भी चेंज लाएंगे नहीं लाएंगे? भाई आपके वस्त्र कौन खरीदेगा? गाँव के लोग तो नहीं खरीदेंगे ना आपका वस्त्र। तो पढ़े लिखे वर्ग चाहिए नहीं चाहिए? तो उसी समय उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया, अंग्रेज शिक्षा लाई, ठीक है, क्लियर। तो आज हमें क्या देखना है? प्लासी बक्सर में चर्चा नहीं किया ना, तो बंगाल में कैसे इन्होंने नियंत्रण किया उसको हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उपनिवेशवाद के चरण देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? कि कैसे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित किया, ठीक है ना, स्टेज ऑफ कॉलोनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या हम देखेंगे? देखिए टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक जो सिलेबस का है वो है कंपनियों का आगमन। तो उसमें हमने देखा कैसे कैसे कंपनियां आई थी, पुर्तगाली आई, कैसे कैसे संघर्ष हुआ और कैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समझौता हो गई। फिर हम क्या देखेंगे? ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, स्थापना, जैसे बंगाल अभी हम देख रहे हैं ना। फिर हम क्या देखेंगे? बंगाल के बाद कैसे इन्होंने मराठों को नियंत्रण में लिया, कैसे इन्होंने मैसूर को नियंत्रण में लिया, कैसे इन्होंने सिखों को नियंत्रण में लिया, ठीक है ना। सिलेबस का दूसरा पॉइंट यही है। जब आप आफ्टर हिस्ट्री देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहले तो क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ठीक है ना, जो कंपनियों का आगमन हुआ, ठीक है ना, वो है। सेकेंड पॉइंट क्या है? साम्राज्य विस्तार, ठीक है ना। कैसे राजनीतिक एकाधिकार किया बंगाल पे, और बंगाल को आधार बनाते हुए मैसूर को जीता, मराठों को जीता और किसको जीता? सिखों को जीता, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे यहाँ पे? साम्राज्य विस्तार इनका। ये सिलेबस है ऑप्शनल का। फिर थर्ड में क्या देखेंगे हम? इनकी जो लैंड पॉलिसी है, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है, ठीक है ना, क्या देखेंगे? भू राजस्व व्यवस्था क्या इन्होंने कैसे कैसे नियंत्रण किया। अब ये ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ यहीं से होता है, प्लासी युद्ध के बाद ही। धन निष्कासन, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन क्या किया इन्होंने? यहीं से किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? लैंड, ठीक है ना। इसी के क्रम में वो स्थायी बंदोबस्त लाते हैं, रैयतवाड़ी लाते हैं, महलवाड़ी लाते हैं, ठीक है ना। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है ना। क्या देखेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था जिन्होंने स्थापित की, ठीक है। न्याय में क्या किया, ठीक है ना। शिक्षा में क्या किया। फिर क्या हम देखेंगे? बताइए। इसके बाद हम क्या देखेंगे? जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, ये जो स्टेजेस है ये भी आएगा इसी में, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? सोशल और कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है ना। नोट मत करिए, बाकी हम बता दे रहे हैं, मुझे वाली है। तो क्या देखेंगे फिर? सोशल और कल्चरल जो मूवमेंट हुआ 19th सेंचुरी का, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कृषक विद्रोह देखेंगे, जनजातीय विद्रोह देखेंगे और 1857 का विद्रोह। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है ना। उसको भी कई चरण में हम बांटेंगे, जैसे 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 का, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी चरण आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखेंगे हम? 1905 से 1919 तक का, ठीक है। इसमें क्रांतिकारी चरण आता है।
ठीक है ना। 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है ना, बाल गंगाधर तिलक की स्थापना करते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, 1990 जब गांधी जी आते हैं अफ्रीका से लौटकर, फिर वो असहयोग मूवमेंट देखेंगे, असहयोग आंदोलन, फिर क्या देखेंगे, सविनय क्या देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी के बीच में, वर्ल्ड वार के बीच में क्या होता है, मार्क्सवाद की स्थापना होती है ना 1920 में, ताशकंद में एम एन राय ने किया था ना मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना, ठीक है। भारत में 1925 में हुई। तो उसको हम देखेंगे कैसे उन्होंने मजदूरों को संगठित किया, कैसे श्रमिकों को उन्होंने संगठित किया, वो देखेंगे। उस बीच में कैसे कैसे आंदोलन हुए, मजदूर को जैसे नहीं ट्रेड यूनियन जो प्रारंभ हुए, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमें देखना है। तो आज हम क्या देखेंगे कि बंगाल में कैसे ये एकाधिकार करते हैं प्लासी और बक्सर के द्वारा। कोई बताएगा प्लासी युद्ध का कारण क्या था, या कैसे नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? मैंने एक बार समझाया था बंगाल में, बताइए। आखिर प्लासी युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ गई? प्लासी युद्ध हुआ क्यों, क्या कारण था, बताइए। सिराजुद्दौला का राज मीर जाफर लेना चाहते हैं, इसलिए प्लासी का युद्ध हुआ। आसानी से ट्रेड करना चाह रहे थे अंग्रेज जो थे, वो बिना किसी रोक टोक के ट्रेड करना चाह रहे थे उनके पास। सर एक ब्लैक होल की घटना हुई थी, ब्लैक होल की, इसी को प्लस में सर प्लासी का युद्ध जो है हुआ, और अंग्रेजों और जो हाँ सही है, घटना ब्लैक होल की है। हालांकि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि मतलब ये हॉलवेल जो उन्होंने वर्णन किया था, लेकिन वो मनगढ़ंत माना जाता है, क्योंकि ऐसा कि इतना अंग्रेज शक्तिशाली थे। कमरे में माना गया कि 20 जून 1756 को माना गया कि कमरे में ऐसे ही बंद कर दिया गया 146 लोगों को। उसमें क्या हुआ कि सब कुछ बंद, सुबह जब एकदम क्लोज था तो सुबह जब निकले केवल 23 लोग बचे। हाँ वो 25-23 फैक्ट थोड़ी है, मतलब कुछ लोग बचे। अब हम क्या है, हम तो वहाँ उपस्थित थे नहीं कि 20 बचे कि 10 बचे, जितने ही बचे हों, लेकिन वो एक मनगढ़ंत घटना है। क्योंकि जो उसके जो समकालीन इतिहासकार थे, क्या नाम उनका, गुलाम हुसैन, उन्होंने सियारुल मुख्तारीन पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया, ठीक है। तो ये तो मनगढ़ंत था भड़काने के लिए। हॉलवेल ने ये इसलिए किया कि ब्रिटिश सत्ता को भड़काया जा सके और नवाब पे नियंत्रण। मेन कारण देखिए, मेन कारण क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था। बंगाल को ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, उपनिवेशवाद का मूल जो होता है वो आर्थिक ही होता है। हमेशा समझ के रखिए इस चीज को, गांठ बांध लीजिए। ना तो सिराजुद्दौला कारण था, ना ही ब्लैक होल इवेंट्स कारण था। इनका उत्तर कुछ सही है, क्योंकि व्यापार पे एकाधिकार करेंगे तो उसके लिए जरूरी था ना कि उसके राजनीतिक का अधिकार किया जाए, ठीक है। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के दोनों के पीछे मेन कारण आर्थिक ही था, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बंगाल एक ऐसा है, क्या है वो, भारत का क्या है, सबसे संपन्न प्रांत है। आज नहीं है वो अलग बात है, सबसे क्या है, समृद्ध प्रांत, ठीक है ना। यहाँ तक कि कहा जाता है यूरोप को जो निर्यात होता था उसका 40% कहाँ से जाता था, बंगाल से जाता था, ठीक है ना। चाहे वो चावल के रूप में हो, चाहे वस्त्र के रूप में हो, और भी चीज़ों के रूप में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ जाता था, बंगाल से। अब आप बताइए, जो ऐसा प्रांत जो सबसे ज़्यादा आर्थिक संसाधन वाला हो, तो ब्रिटेन ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो मद्रास से भी कर सकते थे ना नियंत्रण, मद्रास से कर सकते थे, कर्नाटक से कर सकते थे, यहीं से क्यों किया? क्योंकि सोची समझी रणनीति। वो जानते थे कि बंगाल पे अगर हम अधिकार कर लेंगे तो इसके संसाधन हमें मिल जाएंगे, इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, अन्य को जीतने में कर लेंगे। और यही हुआ भी इतिहास में कि प्लासी बक्सर के युद्ध ने क्या किया, इनको आंग्ल मैसूर युद्ध में सहायता की, आंग्ल मराठा में की, कर्नाटक युद्ध में सहायता की, और इसी की लूट से ही जब धन इकट्ठा हुआ तो उसका प्रयोग क्या किया, जीतने में किया। और यूरोप में क्या ले गए, यूरोप में धन संपदा ले गए, औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो प्लासी युद्ध का मेन कारण क्या था, आर्थिक, ठीक है ना।
और बाकी जो कारण है वो क्या है, वो सहायक कारण है। तो पहले हम बंगाल को देखते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे नियंत्रण किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले 1651 में 1651 में, बस समझते जाइएगा 1651 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बनाई कहाँ पे, व्यापारी बस्ती हुगली में। कहाँ बनाई, ठीक है ना, कलकत्ता के पास हुगली है ना, यहाँ पे इन्होंने बनाया अपना पहला व्यापारिक जो होता था ना, फोर्ट क्या थे, उसमें जो किले बनाए थे तो उसमें सामानों को रखा जाता था, व्यापारिक वस्तुओं को रखा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने हुगली में अपना पहला बनाया फैक्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1651 में इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, शाह शुजा। ये शाह शुजा कौन था, शाहजहां के 4 बेटे थे ना, 4 पुत्र थे ना उनके, पुत्र तो बहुत थे, जीवित केवल 4 हैं। सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था ना, दूसरे नंबर पे कौन था, औरंगजेब, तीसरे पे शाह शुजा, मुराद। तो छोटे बड़े का मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 4 बेटे थे। तो शाह शुजा भी क्या था, एक बेटा ही था उनका। तो बंगाल की सूबेदारी इसी के पास थी। तो उसमें हुआ क्या, इनको एक कोई बीमारी हुई, तो उसमें चिकित्सक था बर्टन, तो उसने क्या किया, इनका इलाज कर दिया। तो ये क्या हुए, बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप 3000 रुपया दे दीजिए, तो बंगाल बिहार से एकदम कर मुक्त व्यापार, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसमें तो मुगल हावी थे ना, तो उनको टैक्स तो देना ही था कंपनियों को जो भी व्यापार करते थे उस पर। उसने कहा 3000 रुपये आप दे दीजिए। फिर क्या हुआ, आप पर कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है ना, आप व्यापार करिए। तो यहाँ से छूट मिली। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने हुगली पर नियंत्रण करने का प्रयास किया औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब ने दंडित किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1619 के दशक में, ठीक है, एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, जॉब चॉर्नोव, ये मैंने बताया था कल भी। इन्होंने क्या किया, उस समय शाह शुजा के बाद अजीमुशान था गवर्नर, अजीमुशान। तो उसने क्या किया, सुल्तानहट्टी, गोविंदपुर और कोलकाता, इन 3 गांवों का क्या था, 1200 रुपये में अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है ना, तो यहीं पर क्या हुआ, पहला प्रेसिडेंसी नगर बसाया अंग्रेजों ने, फोर्ट विलियम नाम रखा। ठीक है, कलकत्ता में क्या था, फोर्ट विलियम। ठीक है, ये तो फैक्ट है। अब देखिए यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्या है कि धीरे धीरे देखिए नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने प्रेसिडेंसी नगर बसाया, धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, पहले एक फैक्ट्री बनाते हैं, फिर इनकी अनुमति लेते हैं मुगल सूबेदारों, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फर्रुखशियर के समय, फर्रुखशियर बादशाह रहता है ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखशियर बनते हैं 1715 के आसपास। ठीक है ना, तो यहाँ पे कलकत्ता से एक दूतमंडल भेजा जाता है, उसका नाम रहता है जॉन शर्मन आयोग। क्या नाम रहता है, शर्मन आयोग। ठीक है, इसमें 3 लोग रहते हैं, कौन कौन, स्टीफेंसन, हमबोल्ट और एक रहता है आर्मेनियाई व्यक्ति, जिसे ख्वाजा शेहुल कहते हैं। ठीक है, ये 3 जाते हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों बातचीत करते हैं, उसके बाद इनको विशेष सुविधाएं देते हैं फर्रुखशियर। ठीक है, इसमें ये चिकित्सक भी रहते हैं हम लोग, तो इनको भी कुछ बीमारी रहती है, ये भी खुद स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये भी प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठीक है, और ऐसा होगा कि आप जो सिक्के ढालेंगे वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ठीक है ना, आप जो सिक्के हैं, आप जो कलकत्ता से ढालते हैं वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ठीक है, आप 38 गाँव की जमींदारी खरीद सकते हैं, 10,000 रुपये आप देंगे तो सूरत बंदरगाह यूज कर सकते हैं, बंगाल में आपका कर्म चलता रहेगा, जो आपको शाह शुजा ने कहा था वो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, नहीं, मुर्शीद कुली खान सूबेदार, क्योंकि स्वतंत्र हो चुका था ना बंगाल। क्या था, मैंने बताया ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद
फर्रुखिया भले बादशाह रहते हैं, लेकिन मुर्शीद कुली खां क्या रहता है, नाम मात्र का वो आधिपत्य स्वीकार करता है मुगल, लेकिन अपना स्वतंत्र रूप से चलाता है, ठीक है ना। और मुर्शीद कुली खां इसका नाम रहता है, इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाता है, ठीक है। और इसको एक प्रथा का आविष्कारक भी माना जाता है, इजारेदारी का, ठीक है। इजारेदारी तो समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे कोई ज़्यादा बोली लगा दे कि हम आपको इतना बुरा रस देंगे तो आप उसको दे दीजिए कि आप वसूलिए, मतलब नीलामी पद्धति एक तरीके की इजारेदारी, ठीक है। अब समझने की चीज़ क्या है कि इतिहासकार उस समय ओम्स थे, उन्होंने क्या कहा इसको, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा इस संधि को, जो ये जॉन शर्मन आया था 1715 को, इसको उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा है। क्यों कहा, क्योंकि ऐसा कहा होता था, मुगल के सिक्के चलते थे ना पूरे साम्राज्य में, अब क्या हुआ, अंग्रेजों के सिक्के चलने लगे, उन्हें सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई, तो एक तरीके से समर्पण हुआ ना, इतना क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, मुर्शीद कुली खां से देखेंगे और कैसे प्लासी बक्सर तक युद्ध पहुंचता है। अच्छा ये बताइए किसका स्टेटमेंट है ये, किस नवाब का, जो कहता है कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगे, अगर छेड़ेंगे तो काट काट के मार देंगे। हाँ, अलीवर्दी खां का फेमस स्टेटमेंट है, ये योग्य नवाब था, ठीक है। तो हमें मेन देखिए है क्या कि इसमें नाम कहाँ तक हम याद रखेंगे, तो जब भी पढ़िए तो जो इम्पोर्टेंट हो उन्हीं को खाली देखिए। जैसे अब बंगाल के नवाब का अगर हम क्रम शुरू करेंगे मुर्शीद कुली खां से, तो सुजाउद्दीन आएंगे, पता नहीं कौन कौन से आएंगे, लेकिन हमें मेन देखना है कि कौन कौन से हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मुर्शीद कुली खां, क्यों कहा मैंने इनको, क्योंकि इन्हें ही श्रेय जाता है किसका, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। जो भी इनका कार्यकाल रहा हो 1727, ठीक है। मैंने कहा ना इन्होंने क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल ले गए और इजारेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ठीक है ना, बंगाल में। इनके बाद कौन हुए, हमें उन्हें ध्यान नहीं देना, हमें क्या देखना है, अलीवर्दी खां, जो स्टेटमेंट दिया इन्होंने, ठीक है ना, अलीवर्दी खां। इनका कार्यकाल था 1740 से लेकर 1756 तक का, ठीक है। फिर कौन आएंगे, इनके कोई बेटे नहीं थे, ठीक है, इनकी 3 पुत्रियां थी, तो इनका दामाद था, क्या नाम था, सिराजुद्दौला, ठीक है। पोता था, दामाद था, कौन था छोड़िए, मतलब ये था कि नवाब इसके बाद ये बने, ठीक है, जो भी रहे हो, हमको केवल ये देखना है कि इनके कार्यकाल में कैसे प्लासी युद्ध घटित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है सिराजुद्दौला के समय, एक तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसके विरोधी जो थे उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि सिराजुद्दौला योग्य नवाब था, तो अंग्रेज कैसे नवाब को चाह रहे थे, एक कठपुतली नवाब हो, ठीक है ना, जो हमें हस्तक्षेप ना करे, हमारे व्यापारिक एकाधिकार पर चोट न पहुंचाए। तो इसका एक विरोधी था, उसका नाम था शौकत जंग, ठीक है ना। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसको अंग्रेज इसका समर्थन करते थे, इसके विरुद्ध, सिराजुद्दौला के विरुद्ध, ठीक है ना। तो सिराज क्योंकि योग्य शासक था, इसने क्या किया, इनको हराकर मार डाला, ठीक है ना, ये मर गए। तो अंग्रेजों को ये लगा कि अगर ये दबाव रहेगा तो ये सारी स्थितियाँ जो हम सोच रहे हैं, हमारा जो सपना है भारत का अधिकार का बंगाल को, तो अधूरा रह जाएगा। तो फिर देखिए उन्होंने किया क्या, कैसे चालाकी की। क्लाइव का नाम सुना है ना, क्लाइव बहुत ही चालाक एक था तो क्लर्क हो, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज था, ठीक है ना। उसने क्या कहा, अब देखिए सिराजुद्दौला के समय में इसके जो इसने क्या किया, इसने कलकत्ता पे अधिकार किया, ठीक है, सिराजुद्दौला ने। क्यों अधिकार किया, क्योंकि इसने कहा था कि आप लोग किलेबंदी मत करिए। फ्रांसीसी क्या थे, चंद नगर बस्ती थी बंगाल में, फ्रांसीसी कर रहे थे, और ब्रिटेन क्या कर रहा था, फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहा था। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आपको करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला है, किलेबंदी का नहीं,
आप लोग उसको मत करिए। तो ये तो मान गए फ्रांसीसी, चंडीगढ़ से हटा लिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये क्लाइव क्या करता है, जब ये सिराजुद्दौला वहाँ पे माणिकचंद को दे देता है, जो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता रहता है वो माणिकचंद को दे देता है, लेकिन क्लाइव क्या करता है, लालची तो भारतीय होते ही हैं, पैसा मिला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनको पैसा दिया क्लाइव ने, इनको कुछ पैसे दे दिए, इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम सौंप दिया अपने अंग्रेजों को, क्लाइव ने इनको फोड़ लिया, अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, यानी क्या, लालच, लालच के बल पे क्या किया, इनको अपनी ओर मोड़ लिया। और वो ये समय था 1757 के आसपास का, जब अहमद शाह अब्दाली भी भारत पे आक्रमण कर रहा था ना, याद है ना, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो उसके पहले वो भारत में आक्रमण कर चुका था। तो सिराजुद्दौला इसलिए भी आशंकित था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों की ओर संधि नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं अब्दाली ने आक्रमण कर दे। ठीक है, मराठों का भय अलग था, तो इसने क्या किया, इसने अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है ना, अलीनगर की संधि, ये संधि कब हुई थी, फरवरी 1757 में, ये संधि याद रखिएगा। ठीक है ना, नवाब ने क्या कहा, नवाब ने कहा कि हम आपको युद्ध हरजाना देंगे, ठीक है, और आप सिक्के, अपना सिक्के करिए, दूसरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्लाइव ने क्या किया, चंद्रनगर को जीत लिया, अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रनगर को, फ्रांसीसी बस्ती को जीत लिया। तब नवाब ये कहता है कि ठीक है आपको किलेबंदी का अधिकार था, हमने आपको हरजाना था, आपने ये क्यों किया, नवाब तो हम हैं, आपने कैसे जीत लिया बिना मेरी अनुमति के। तो मेन कारण क्या था, प्लासी युद्ध का, सब कुछ ये राजनीतिक घटना है कि अलीनगर संधि का उल्लंघन कारण बन गया ना, लेकिन मेन आर्थिक ही था। ठीक है ना, मेन उद्देश्य आर्थिक ही था, बंगाल पर नियंत्रण करना ही था। और फिर क्या होता है, अब देखिए क्लाइव ने यहाँ भी चालाकी की, क्योंकि सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था कि कमजोर शासक था, इसने क्या किया, फूट डालो और राज्य करो की, मतलब हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़ाने का नीति इसने किया। सिराजुद्दौला क्या था, मुस्लिम था ना, और इसके जो बंगाल में क्या था, बड़े बड़े सेठ थे, जैसे जगत सेठ थे, राय दुर्लभ थे, अमीन चंद थे, इन लोग को क्या किया, इसने पैसा देकर अपनी तरफ कर दिया। ठीक है ना, यहाँ तक कि उसमें वाटसन उसका प्रमुख था अंग्रेजों का बंगाल का, इसने क्या किया, इसने अमीन चंद को पैसे देखा, अमीन चंद ने कहा कि मैं बता दूंगा सिराजुद्दौला से कि आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे होंगे और ऐसा खेल खेल रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है ऐसा है, तुम बताओ मत, तुमको हम 50 लाख रुपए देंगे, और देखो ये कागज है, वाटसन ने साइन किया है इसमें। उसने 2 पेपर बनाए, एक वाइट और एक रेड। ठीक है ना, क्या किया उसने, 2 पेपर बनाए, एक सफेद एक वाइट था। ठीक है ना, उस पर क्या किया, वाटसन के असली साइन किए, और एक रेड बनाया, उस पर क्या किया, नकली साइन किया, नकली वाला उसको दिखा दिया कि देखो वाटसन ने साइन किया है, तुमको 50 लाख मिलेगा, वो करे। अब इसने नहीं बताया सिराजुद्दौला को, फिर क्या हुआ, इनको अमीन चंद को मरवा भी देता है चुपके से क्लाइव। ठीक है ना, और फिर प्लासी है कहाँ, कोई जानता है, बंगाल में, किस जिले में, हाँ नदिया जिले के पास है ना, गंगा तट पर। फिर क्या होता है, फिर सिराजुद्दौला जब ये जान जाता है कि चंद्रनगर भी छीन लिए तो युद्ध जरूरी हो गया, फिर युद्ध की घोषणा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसका सेनापति जो रहता है मीर जाफर, इसको भी क्लाइव लालच देता है। क्या लालच देता है, कि तुमको नवाब बना दूंगा, ठीक है, तुम हमको पैसे देते रहना और इसको हटा दिया जाए। तो युद्ध क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं, ये केवल युद्ध के लिए गए वहां पे मैदान में, प्लासी के मैदान में, और दर्शक की तरह खड़े रहे। ठीक है ना, युद्ध एक मतलब युद्ध हुआ ही नहीं। क्लाइव ने खूबसूरती से क्या किया, सिराजुद्दौला जब देखा कि स्थिति उसकी खराब हो रही है तो वो भाग निकला, लेकिन उसको पकड़ के मार दिया गया। ठीक है ना, फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अब यहीं से क्या हुआ, प्लासी की पराजय एक महत्वपूर्ण, जब प्लासी में जो घटनाएं हुई, प्लासी की जो सिराजुद्दौला की पराजय हुई, इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्यों बताइए क्यों, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कोई वैध उत्तराधिकारी तो थे नहीं, आपने नवाब को हटाया कैसे, अगर मुगल सम्राट हटाता तो बात समझ में आती, आपने कैसे हटाया, आपको किसने कह दिया कि आप भारत की सत्ता थे, आपने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया, ये कैसे आपने कर दिया।
कैसे कर दिया आपने भाई? आपको तो अभी तक क्या था, भले ही औपचारिक रहा हो, लेकिन ये मुगल सम्राट से अनुमति लेते थे अपनी सुविधा की। यहाँ तक कि अलीवर्दी खान ने भी 2 करोड़ रुपए पहुँचाए मुगल सम्राट को। भले बाद में देना बंद कर दिया हो, लेकिन औपचारिक रूप से कौन सत्ता थे? मुगल सत्ता थे, मुगल प्रमुख थे। मुगल सम्राट अभी भी था, मुगल साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ था। बंगाल भी क्या था? मुगलों का एक सूबा था। भले ही नवाब थे, भले सब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया उन्होंने, लेकिन क्या था? आपने क्यों हटाया? आपने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को क्यों बनाया? ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? भारतीय राजनीति का खोखलापन, ठीक है ना, कमजोरी, ठीक है ना। और ये फूट और डालों की नीति 1757 से लेकर 1947 तक आप देख सकते हैं। भारत के विभाजन को भी देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना, जो क्लाइव ने शुरुआत की, ठीक है ना। तो अब देखिए, मीर जाफर नवाब बना दिया गया। प्लासी युद्ध के बाद किसको बना दिया गया? मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, ठीक है ना। तो प्लासी युद्ध का देखिए, प्लासी युद्ध का अब इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उसके परिणाम क्या निकले, महत्व क्या था राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए क्या हुआ, एक क्या हुआ, अभी तक क्या थे? कंपनी के रूप में था, अभी क्या हुए? एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित हो गए। अभी तक क्या था? ये व्यापारी थे ना, व्यापारी थे, लेकिन अब क्या हुआ? एक सत्ता बन गए, ठीक है ना, एक पावर बन गए बंगाल में। इन्होंने क्या हुआ? अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। अब ये तय हो गया ना कि अब बंगाल का नवाब क्या होगा? अपना आबाद के लिए बनाएंगे, अपने हितों के मतलब क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा दो, ठीक है ना। तो मीर जाफर ने क्या कहा था? तुरंत ही उन्होंने करोड़ रुपए दे दिए, 3 करोड़ रुपए क्लाइव को दे दिए, चलिए हम आपको पैसा देंगे। और फिर देखिए अंग्रेज ने क्या कहा कि ठीक है तुम पैसा दो हमको, लेकिन जब ये पैसा नहीं दे पाया, जब ये आर्थिक पूर्ति नहीं कर पाया, तो इसको हटा के क्या किया? इसके ही दामाद को मीर कासिम को बना दिया, ठीक है ना। तो मीर जाफर का कार्यकाल क्या था? काट रहा होगा ना। उसके बाद देखिए मीर जाफर, इनको क्लाइव का गधा भी कहा जाता था, ठीक है ना। हाँ वही गधा गीदड़ कुछ भी कहिए, अगर सामना नहीं किया युद्ध का, सीधे ही कह दिया हम पैसा देते रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? शायर ही तो कहा जाएगा। क्लाइव का गधा इनको कहा जाता था, ठीक है, मीर जाफर को। तो जब मीर जाफर क्या हुआ, जब ये अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, जितना धन मांगा उतना नहीं दे पाए, तो उन्होंने क्या किया? मीर कासिम को बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि मीर कासिम ने कहा अगर हमें आप नवाब बनाएंगे तो हम आपको जो इतना 3 करोड़ देता है, हम आपको 10 करोड़ देंगे या 15 करोड़ देंगे, आप हमें बना दीजिए। उतना पैसा था करोड़ में, क्यों नहीं रहा होगा? बंगाल से जो सामान जाता था उसके बदले में कैसे व्यापार होता था? ब्रिटेन सोना चांदी आता था, ठीक है ना, मुद्रा आती है बड़े पैमाने पर। इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना चांदी विदेशों से आता था भारतीय सामान के बदले, ठीक है, बहुत ज्यादा था। क्यों? मुगलों ने मुद्रा नहीं चलाई थी? रुपया का शेरशाह नहीं चलाया था? पैसा हो या मुद्रा हो, धन हो। भाई शेरशाह ने रुपया चलाया था ना भारत में। तो ऐसा नहीं था कि मुगलों में टकसाल ही नहीं थी। जैसे आज आप RBI देखते हैं ना, वैसे मुगलों के समय छापे खाने का आविष्कार था, मुद्रा थी यहाँ पे। बस क्या था कि यहाँ से सामान ले जाते थे, वहाँ से सोना चांदी को आता था भारत में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब बंगाल को लूटा इन्होंने, इतना ज़्यादा धन मिलने लगा तो वहाँ से उन्होंने मंगाना बंद कर दिया ब्रिटेन से। अब क्या था? धन भी यहाँ का, वस्तु भी यहाँ की, जा कहाँ रही थी? ब्रिटेन। बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। यही तो कारण है कि 1757 को क्यों कहा जाता है डिसाइडिंग ईयर, क्योंकि यहीं से धन निष्कासन प्रारंभ होता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो आप पढ़ते हैं ना, कहाँ शुरुआत होती है? 1757 से शुरुआत होती है, ठीक है। और यहीं की लूट से तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई ब्रिटेन में। और फिर उसी कारखाने बने सामानों को बाजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारत में क्या किया गया? प्रत्यक्ष नियंत्रण किया गया। फिर क्या किया गया? उसके लिए वस्तुओं को ले जा सके दूर तक, तो यातायात का विकास किया गया। रेलवे आई, सड़क आई, नहरें आई, ये सब क्यों आई? सोची समझी रणनीति के साथ, ठीक है ना। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि रेलवे के द्वारा विकास हो जाएगा। उनका उद्देश्य केवल औपनिवेशिक था कि यहाँ से हम कच्चे माल ले जा सकें और वहाँ से तैयार माल भारत के दूर दूर तक फैलाया जा सके, ठीक है। ये उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि रेलवे से हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर देंगे। ये तो अलग की बात है कि रेलवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से विकास हो गया, ठीक है। वो चीज़ें नहीं हुई जो जर्मनी में हुई, जो रूस में हुई, भारत में नहीं हुई। जर्मनी में औद्योगिकरण आया 1861 में,
इसमें रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि रेलवे वो काम करेगी भारत में जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया, लेकिन हुआ नहीं। मार्क्स की बात क्या हुई? झूठी साबित हुई। क्यों झूठी साबित हुई? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया? भारत को ऋणी देश बना दिया। जिस 1 किलोमीटर के रेलवे लाइन को बिछाने में आपने 9,000 पाउंड खर्च किए इंग्लैंड में, यहाँ पे आपने क्या किया? 30,000 पाउंड खर्च किए। 5% लाभ की गारंटी दी कंपनियों को, ठीक है, का नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे। और यहाँ तक कि 88 लाख पाउंड का ऋण था भारत पर उस समय दिल्ली के पास। आप सोच सकते हैं, मतलब जानबूझ के ऋणी देश बना दिया गया। ऋण आपको चुकाना है, हमने रेलवे बिछाई, सब कुछ किया, लेकिन जो नुकसान हुआ है, ऋण आपको, हमने पाउंड लगाया जरूर यहाँ पे पैसा, लेकिन वो आप देगा कौन? उसका मूल्य आप लोग देंगे, ठीक है ना। और व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी भी थी। आप देखेंगे होटलों में प्रवेश नहीं था भारतीयों का, उच्च दर्जे के ट्रेन में प्रवेश नहीं था, ठीक है ना। यानी प्रजातिगत भी क्या था? उनके अहंकार था, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। आपको वहाँ नहीं जैसे जहाँ वो बैठ रहे हैं वहाँ आपको नहीं बैठने जाएगा। मान लीजिए कोई यूरोपी बैठा तो आप नहीं आ सकते। इस तरह का वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। तो मीर जाफर क्या था? ये जब बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए तो मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, ठीक है। लेकिन देखिए मीर कासिम क्या था? इनकी अपेक्षा तो ठीक ही था। मीर कासिम क्या था? मीर कासिम का कार्यकाल जो था वो 1760 से लेकर 64, ठीक है। मीर कासिम योग्य शासक था। उसने क्या देखा? मुर्शिदाबाद क्या है, अंग्रेजों से निकट है, उसने क्या किया? मुंगेर अपनी राजधानी ले लिया, ठीक है ना। इसने कैपिटल क्या किया? मुंगेर को बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए बक्सर युद्ध का मेन कारण था, एक होता था दस्तक बोला जाता था उसे, परमिट या पास। जैसे उस अगर एक मान लीजिए दस्तक है, मैंने आपको दे दिया तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। तो अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे? इसका दुरुपयोग करते थे, पैसा लेकर ही भारतीय व्यापारियों के रोटी कर कुछ जाते थे। तो इससे क्या हो रहा था? जो राजस्व वसूली उसमें नुकसान हो रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया? जितने इंटरनल कर सब समाप्त कर दिए। अब दस्तक का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अंग्रेज क्या किया? अंग्रेजों ने माना कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ये हम जो यहाँ से लूट रहे हैं उसमें ये क्या कर रहा है? ये अड़ंगा डाल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हटाने की कोशिश करने लगे। तो ये कहाँ चला गया? इसने एक संघ बना लिया। कैसे? अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ी सेना इकट्ठा करते हैं और बक्सर के युद्ध में आमना सामना होता है, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो रहता है उस समय, अंग्रेजों का युद्ध कर रहा होता है। अब देखिए अभी तक प्लासी युद्ध क्या था? षड्यंत्र का परिणाम था क्लाइव के। लेकिन बक्सर युद्ध क्या था? ये प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ, मतलब आमने सामने सेनाएं थी, ठीक है ना। युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ? ये लोग पराजित हुए, ठीक है ना। क्यों पराजित हुए बक्सर युद्ध में? क्यों पराजित हुए? हाँ, तो खाने थे अच्छे, ठीक है ना। यानी टेक्नोलॉजी में क्या था? तो अंग्रेज आ गए। भारत की विजय क्या थी? अगर सही अर्थों में कहा जाए तो एक आधुनिक देश की सामंतवादी देश पर विजय थी। जहाँ ब्रिटेन में प्रबोधन चल रहा था, इनलाइटमेंट था, वहाँ भारत क्या था? अभी भी मध्यकाल में जी रहा था, सामंती व्यवस्था थी, ठीक है ना। क्लियर? तो बक्सर युद्ध में पराजय का कारण क्या था? इनका प्रशिक्षित सेना नहीं थी, ठीक है ना, अनुशासित नहीं थी, इकट्ठा की गई थी तत्कालीन रूप से। और मुगल क्या था? टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए थे ब्रिटेन की अपेक्षा। तो ये हार का मुख्य कारण था। लेकिन इसने ये तो साबित कर दिया ना कि अब मुगल सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई, नाम मात्र की रहेगी। हालांकि अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, हटाया इन्हें तभी जब जरूरत हुई। जब 57 के विद्रोह में देखा इनकी भूमिका हुई तो इनको हटा दिया, ठीक है ना। मुगल सत्ता हमेशा के लिए कब समाप्त होती है? जब 1858 में महारानी विक्टोरिया घोषणा करती है कि मुगल सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आज से क्या होगा? क्राउन का शासन स्टार्ट होगा, ब्रिटिश राजा का, ठीक है ना। कंपनी का भी शासन समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध क्या कहा जाता है? बहुत ही निर्णायक युद्ध कहा जाता है। भारतीय इतिहास का बहुत ही निर्णायक युद्ध था। प्लासी तो षड्यंत्र के कारण हुआ, लेकिन बक्सर कैसे हुआ? प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ? पराजय हुई। इसकी पराजय हुई, केवल बंगाल के नवाब की पराजय नहीं थी, ये पूरे भारत की पराजय थी। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट तो पूरे भारत का सम्राट था ना उस समय। अवध का नवाब क्या हुआ? अब देखिए इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है ना।
इसमें जो गुलाम हुसैन है उन्होंने लिखा है कि एक गधे को खरीदने में जितना वक्त लगता है उतना ही समय इलाहाबाद की संधि में लगा था। यानी 12 अगस्त 1765 और उसके बाद 15 या 16 अगस्त 1765 में 2 संधियाँ कर ली क्लाइव ने। किसके बीच करवाई? हाँ, पहली जो संधि है वो शाह आलम के बीच हुई और क्लाइव ने कराई। तो उसमें ये कहा गया कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। ठीक है ना। बदले में क्या होगा, अब हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हम ले लेंगे। दीवानी मतलब क्या? वित्तीय अधिकार। कौन ले लेगा? ब्रिटिश कंपनी। इसका कारण भी समझिए कि इन्होंने ऐसा नहीं था कि एकदम से हटा दिया नवाब को। उसके बाद भी नजमुद्दौला और लोग चलते रहे, हटाया नहीं। क्यों? इसमें द्वैत शासन क्लाइव लाता है। क्या कि प्रशासन हम देखें, प्रशासनिक नहीं, वित्तीय अधिकार हम देखेंगे, प्रशासन आप करोगे। ठीक है ना। तो इसे ही द्वैत शासन कहा गया। डायरकी कहते हैं ना इसको। द्वैत शासन मतलब क्या कहेंगे इसको? अधिकार रहित उत्तरदायित्व। ठीक है ना। कोई अधिकार नहीं था बंगाल के नवाब को। वित्तीय अधिकार नहीं तो कौन सा अधिकार है? अगर आपके पास पैसे ना हो आप कैसे आएंगे यहाँ पर? और आपको कहा गया कि सारा उत्तरदायित्व आपका है, सब काम आपको करना और पैसे ही आपके पास ना हो, कैसे करो? वही स्थिति क्या थी बंगाल के नवाबों की। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे आप स्टेजेस ऑफ कॉलोनियल से जोड़ेंगे। क्योंकि 1757 से 1813 का क्या था? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था ना, कमर्शियल कैपिटलिज्म का चरण था ना, नव स्थापित था ना। भले ही राजनीतिक सत्ता के रूप में बंगाल में हो गए ब्रिटेन, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम प्रत्यक्ष नियंत्रण करें ताकि सभी भारतीय शक्तियाँ एक हो जाएं, मराठी, जाट, मैसूर सब एक हो जाए, हमें बाहर कर दें। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को वित्त तक सीमित रखा, राजनीतिक नियंत्रण नहीं किया। भले ही वो राजनीतिक पावर हो गए, लेकिन वो नाम मात्र के लिए क्या है, कठपुतली नवाबों को उन्होंने बनाए रखा। और जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो कौन नवाब था उस समय? नजमुद्दौला। ये कौन था? देखिए पीटी में पूछ सकता है आपसे कि जब क्या नाम है, इलाहाबाद की संधि के समय नवाब कौन था? ये मीर जाफर का बेटा था। ठीक है ना, नजमुद्दौला। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ना। अब हम देखें स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब आपको समझ में आ गया ना बक्सर युद्ध का कारण क्या था? हाँ, पूछो। मीर जाफर के बाद हम देखेंगे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ये कथनों को विचार करते हैं। फर्स्ट ठीक ये है। है। दूसरा है मीर कासिम ने बंगाल के आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल मतलब कर खत्म कर दिए। तीसरा है कि मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। हाँ, सही है। उपयोग में से कथन कौन सा? पहला या फिर पहला या तीसरा? केवल तीसरा या पहला? तीनों ही सही है। पहला क्या था? मीर जाफर के बाद देखिए क्वेश्चन आया हुआ है किस ईयर में पूछा गया है? सर क्लियर कट नहीं है सर क्वेश्चन। अच्छा क्या है? पूरा पॉइंट बताइए। पहला है मतलब निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, ये तो पहला तो बताइए यहाँ पे सही है स्टेटमेंट। दूसरा, मीर कासिम ने बंगाल के आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल जो कर है उनको खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। और तीसरा मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी कर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने वाल्टर रीनहार्ड एक था जर्मन, उसके माध्यम से सेना का गठन किया था। उसको समरू भी बोला जाता था, उसका उपनाम था। ठीक है ना। जी सर। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही उपरोक्त में शामिल क्या है? हाँ सर तीनों सही है ना। ये लास्ट वाला मेरा तो वो है, मैंने कहा ना कि इसमें योग्य था। मीर कासिम मीर जाफर की तरह क्लाइव का गधा नहीं था, ये योग्य था। इसने क्या किया था? राजधानी पहले ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की प्रभाव क्षेत्र से थोड़ा दूर राजधानी ले गया। भाई जो संघ बनाने का प्रयास कर रहा है, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल सम्राट को ला रहा है, एक संघ बना रहा है सेना, तो जरूरी वो कुछ दूरदर्शी सोच का तो रहा होगा ना कि हो सकता है हम संघ बना के हरा दें। ये अलग की बात है कि हम अभी भी मध्यकाल से ऊपर नहीं उठ पाए थे। हमारी सेना क्या थी? उतनी अनुशासित नहीं थी, उतनी प्रशिक्षित नहीं थी, अच्छे तोपखाने नहीं। मराठी क्यों हारे? मराठे भी यही कारण हारे कि अब्दाली की जो तोपें थी वो घूमने वाली थी, इनकी भारी तोपें थी, उसकी हल्की तोपें थी। तो मराठों के हार का कारण यही था, टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन। साल बार संधि के
जब हम अभी तो आप जैसे हम बंगाल देख रहे हैं ना, फिर हम मैसूर देखेंगे, फिर मराठे देखेंगे, तो कुल मराठे जो युद्ध हुए हैं ना वो कितने हुए हैं? पहला 1772 से लेकर 85 तक हुआ है। साल बाई की सन 1782 में हुई, सीरिया के प्रयास से हुई। चलो वो हम मराठे में देखेंगे। और मराठा भी देखो, मराठा भी अंग्रेजों ने क्यों जीता? उन्हें पश्चिम के व्यापार पर नियंत्रण करना था। आपको पता होगा ना कि सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से होता था भारत का? यही से तो होता था। महाराज गुजरात से तो होता था। यहाँ पर नियंत्रण कैसे? ये मराठवाड़ा क्षेत्र था ना, तो जब तक यहाँ पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर व्यापार कैसे करेंगे? कपास कहाँ से ले जाएंगे? कपास तो महाराज गुजरात में ही होता था ना, और अधिकार किसका था? मराठों का। ठीक है। और अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, कपास मिल नहीं पा रहा था अमेरिका से, तो इन्होंने नियंत्रण किया, मराठों को हराया। ठीक है। ऐसा नहीं था कि हराना तो पहले हरा दिए थे, लेकिन शुरुआत कहाँ से की इन्होंने? सबसे समृद्ध बंगाल से की। जो बंगाल से पैसा लूटा उसको मराठा युद्ध में खर्च किया, इसमें खर्च किया, मैसूर युद्ध में खर्च किया, टीपू को हराया। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध किया इन्होंने। यही तो था। फ्रांसीसी भी तो शक्तिशाली थे, क्यों नहीं सफल हो पाए? वो ये नहीं समझ पाए ना कि भारत की चाबी कहाँ है। भारत की चाबी क्या है? बंगाल में ना। वो पांडिचेरी में खोज रहे थे। मद्रास को आधार बना के कैसे आप जीत सकते हैं पूरे भारत को? इन्होंने बंगाल को आधार बनाया। उसके बाद क्या किया? बक्सर युद्ध में क्या हुआ? अब देखिए इलाहाबाद के सन द्वारा क्या हुआ? मुगल सम्राट क्या हुआ? इनका पेंशनर बन गया। पेंशन अब कौन दे रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन दे रही है मुगल सम्राट को। ऐसा कभी होता है? दूसरा क्या? अवध का नवाब क्या था? उसको कहा गया कि तुम चुपचाप हमारी चुपचाप हमारी सेना रहेगी, उसका खर्च तुम देखोगे। पैसा मिलेगा हमें। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरे की नीति। घेरे की नीति क्या थी? 1757 से 1813 की नीति। ठीक है। घेरे की नीति ये भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई। घेरे की नीति का मतलब क्या? कि हमें प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करना है, हमें अपने शत्रुओं से, जैसे मराठे को शत्रु समझते थे। अवध क्या था? अवध होते हुए तभी तो आएंगे, बिना अवध होते हुए कैसे आएंगे यहाँ पहुँचेंगे? तो अवध की स्थापना क्यों की? अवध में अपनी सेना क्यों रखी है? उसी के खर्च पर रखी, अवध के नवाब पे खर्च, ताकि मराठों से रक्षा हो सके। ठीक है। तो जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है 1765 से 13 के बीच का, उसका उद्देश्य ही क्या था? प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करना, बल्कि क्या? अपने आसपास बफर स्टेट, यानी कैसे मिडिल राज्य को रखना कि हमारी रक्षा कर सके मराठों से, सिखों से और राजनीतिक। तो इसीलिए आप देखेंगे जब बेलेजरी जब आता है, बेलेजरी जब सहायक संधि लाता है, तो जब युद्ध करता है तो उसको वापस बुला लिया जाता है। कहता हाँ ऐसा मत करो, क्या होगा कि पूरी भारतीय शक्तियाँ एक हो जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो जाता है तो क्या है? पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। पॉलिसी अब क्या जाती है? सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। ठीक है ना। 1813 से 1857 के बीच का। ठीक है। 1813 से, ध्यान दीजिए आप लोग उधर मत देखिए, हम लोग उधर देखने समझ लीजिए इसको, नहीं फिर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इतना समझ में आया ना? जल्दी से हम लोग इसको देख लें, तो जैसे आप लोग समझ जाएंगे कि राज्यों के प्रति कैसी नीति अपनाएंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लोग है ली वार्नर, जिनका नाम है। ठीक है ना। इनकी पुस्तक है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या है? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आप नीति देखिए। लेकिन 3 नीतियां अपनाई भारतीय राज्यों के प्रति। क्या है पहली नीति? इसको क्या कहते हैं? घेरे की नीति। हिंदी में क्या कहेंगे? घेरे की नीति। ठीक है। दूसरा क्या होगा? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पार्थक्यकरण की नीति। दिख रहा है ना? हाँ, ऊपर लिखो। क्या होगा? जल्दी से लिखिए, फिर इसको समझ लेना भी आज ही।
पृथक की नीति, ठीक है ना। तीसरी नीति क्या होगी? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, ठीक है ना, अधीनस्थ संघ की नीति। पॉलिसी ऑफ क्या होगा? सबऑर्डिनेट यूनियन। अब सन देख लीजिए, पहला क्या है? घेरे की नीति, ये 1757 से लेकर 1813। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 से लेकर 1857। और ये क्या होगा? 1857 से लेकर 1935 तक। एक चौथी होती है क्या? इक्वल फेडरेशन वाली, बराबर संघ की नीति, वो कभी अस्तित्व में नहीं आई। मुद्दाबाती जब आधे एक अंग्रेजों ने क्या कहा 1935 के में कहा था ना कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, तब होगी जब आधे से अधिक रियासतें शामिल होंगी राज्य के, समझ में इनकार कर देते हैं, तो फोर्थ स्टेज आ नहीं पाता है। तो तीन ही मेन है। तो इसमें मैंने बताया ना कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? अपने आसपास ऐसे राज्य की स्थापना करना, मित्र राज्य की, जो शत्रु राज्य से हमारी रक्षा कर सके। प्रत्यक्ष नियंत्रण हमें नहीं करना है। और सोशल पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल नीति देखेंगे इस समय तो क्या होगा? देखिए इसमें प्राच्यवादी जो है, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसर, ये लोग क्या कहते हैं कि भारत का अतीत कितना अच्छा है, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन पर बल देंगे, ठीक है ना, फारसी पर बल देंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ना जान नहीं पाएंगे, आधुनिक ना बनने पाएंगे। ये प्राच्यविदों का दृष्टिकोण होता है। मतलब सोसाइटी में क्या करेंगे ये? ठीक है, अतीत का गुणगान करेंगे, कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी सुधार का प्रयास नहीं करेंगे, जस का तस रहने देंगे, सामाजिक सांस्कृतिक में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे अंग्रेज, ठीक है ना। उपयोगितावादी विचारधारा आ जाएगी। क्या भारत को एक बाजार के रूप में देख रहे हैं ना, तो जब तक शिक्षा नीति में बदलाव नहीं करेंगे, प्रशासन में बदलाव नहीं करेंगे, तो कैसे लाएंगे? सबऑर्डिनेट आइसोलेशन वही है। आप देखेंगे यहाँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है? साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है ना अंग्रेजों को बाजार के लिए। तो क्या करेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाते हैं, नेपाल को जीता जाता है, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाते हैं, भले सती प्रथा पर करते हैं रोक, वो करते हैं, वो जानबूझ के थोड़ा बहुत सुधार करते हैं कि अंग्रेजों को लगे कि हम आप देखिए कितना सुधार कर रहे हैं, कि वो आंशिक आधुनिकीकरण कर। क्योंकि अगर आपने इतना ही सुधार किया होता तो 1920 तक आते थे 90% जनसंख्या निरक्षर, 2% महिलाएं केवल साक्षर। आपकी शिक्षा नीति कहाँ चली गई? मतलब आपने सुना है ना, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा प्रणाली क्या था? अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। क्या करते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये क्या था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी 37 में। मतलब ये जो अपर क्लास है ना, इसको हम शिक्षा देंगे, धीरे धीरे एक क्षण कर क्या होगा? नीचे तक जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। कैसे लोग आए? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग आए, लेकिन जन सामान्य तक शिक्षा नहीं पहुंच सकी। ये ड्रॉबैक था शिक्षा का। महिला शिक्षा हमेशा से उपेक्षित रही, और ये बताया मैंने 2% ही लोग साक्षर रहे, ठीक है ना। तो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मतलब क्या? सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ करना, ठीक है ना। इस चरण का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को जीतकर अपने में मिलाना। यहाँ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरी शक्तियाँ एक हो सकती थी। अभी क्या, इनके संसाधन भी सीमित थे। अंग्रेज अभी नए नए स्थापित हुए थे, तो नियंत्रण भी नहीं कर सकते थे। यहाँ जब इन्होंने अपने आप को मैच्योर कर लिया, जब सारे संसाधन संपन्न हो गए, तो द्वितीय चरण में क्या किया? सब पे अधिकार किया, ठीक है ना। विलय किया नहीं किया? लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है कि नहीं है? सतारा को जीता, जयपुर को जीता, संभल को जीता, बघाट को जीता, झांसी को जीता, नागपुर को जीता, ठीक है ना। तो ये इसी समय नीति लाएगी। इसी समय आप देखेंगे रेलवे का विकास होगा, शिक्षा में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन क्या मतलब? 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था? राजाओं ने अंग्रेजों पर वफादारी दिखाई थी, तो उन्होंने क्या किया? विलय विस्तार की नीति त्याग दी इसमें, ठीक है ना। और 1876 में शाही दरबार लगाया जाता है, लॉर्ड रिटन लगाता है, विक्टोरिया जब आती है तो, ठीक है ना। कल उसमें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या था? बांसुरी बजा रहा था। मतलब जिसमें पूरे भारत में अकाल पड़ा था 1876 में, 50 लाख लोग मारे गए थे। उस समय विक्टोरिया का स्वागत हो रहा था, ठीक है ना। क्यों सर? कैसर हिंद की उपाधि दी गई उन्हें, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट क्या? अधीनस्थ संघ के रूप में बनाया था। मतलब हम आपको हटा सकते हैं कुशासन के आरोप में, लेकिन आपका विलय नहीं करेंगे। नीतियाँ चेंज कर ली। क्यों चेंज कर ली? क्योंकि 1857 की रिपोर्ट में क्या था? अधिकतर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था।
ठीक है, क्लियर? तो ये सब स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म और ये जो पॉलिसी है, ये तीनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। और सोसाइटी और कल्चर भी क्या है, यही परिवर्तन से संचालित हुआ, ठीक है? क्लियर? तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने से ही पढ़ के आइए, ठीक है ना? इसको अपनी किताब में देखिए। एक पुस्तक आती है अखिल मूर्ति की, ठीक है? अगर आपको ऑप्शनल के रूप में देखना है इतिहास मेंस के दृष्टिकोण से, तो अखिल मूर्ति की पुस्तक अच्छी है, मॉडर्न इंडिया की, ठीक है? आप उसको परचेज कर सकते हैं।